हेलो मेरे पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल में। आशा करती हूँ आप धीरे धीरे मेरे न्यू चैनल से जुड़ रहे होंगे। मैं आज से जैसे पीजीटी की पूरी सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के साथ, माने अर्थव्यवस्था की संरचना के साथ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। इसके 2050 तो बहुत दूर की बात है। अभी न्यू प्रिडिक्शन के हिसाब से 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी की गई है, जो कि यूके और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा और सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी यूएसए के बाद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसका उत्तर सही से देने के लिए हमें पहले भारत की अर्थव्यवस्था के तीनों भागों को विभाजित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो मैं बता दूं, भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र है। एक प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो संचालन के संदर्भ में है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड है। जबकि स्वामित्व मतलब ऑनरशिप के हिसाब से दो है, एक है सार्वजनिक और दूसरा है निजी क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक अर्थव्यवस्था, ये क्या है? ऐसे लोग जो लार्जली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि एग्रीकल्चर पे, फिशिंग पे, माइनिंग पे और कैटल रियरिंग में। ये सब चीज़ों से जो डायरेक्ट लोग जो जुड़े हुए हैं वो आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। जैसे हो गया कृषि, फिर फिशिंग, ये डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। एक बात बता दूं कि इस प्राइमरी सेक्टर में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पर्सन जो प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं। लेकिन आउटपुट इसका जीडीपी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17% के अराउंड है। मतलब लोग तो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो लेकिन आउटपुट जीडीपी में थोड़ा कम है। इसका बेसिक सा रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप खुद सोचे एज एग्जांपल, तो एक छोटे से कमरे, जिस कमरे में अभी आप हो, सोचो अगर आपको उसमें इनकम जनरेट करना हो तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप उससे छोटे वाले कमरे में कुछ उगाओ तो क्या एनफ चीज़ें उग सकती है जिससे कि आपका साल भर का खाने का, रहने का सारा खर्च निकल सकता है? नहीं। लेकिन अगर आप उस छोटे से कमरे में बैठ के पढ़ाना शुरू करो, तो क्या आप धीरे धीरे एनफ स्टूडेंट जुगाड़ कर लोगे जिससे कि आप इकोनॉमिकली थोड़े स्ट्रांग हो जाओगे, जिससे एटलीस्ट आप साल भर अच्छे से खा सकते हो, अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर करने के लिए ना बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है, बहुत बड़ा ज़मीन, पानी, सब कुछ चाहिए होता है अच्छे से। पर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए ना एक एग्रीकल्चर इतना बड़ा नहीं, उससे थोड़ा छोटा स्पेस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करके पैसे जल्दी और तेज़ी से कमा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस सेक्टर में ना मैन्यु एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़े कम लोग इन्वॉल्व है, पर आउटपुट थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। वेरेज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाए तो यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है पर आउटपुट थोड़ा कम है। ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अब सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इसको सिंपल आप एक तरीके से सोचिए, जैसे कि ये एक वैल्यू ऐड करता है नेचुरल रिसोर्सेज को बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर आप देखो तो अगर दूध एक रॉ मटेरियल हो गया, इससे कितने सारे चीज मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। चीज, बटर, कर्ड, घी,
खोआ, मायोनीज, ड्राई मिल्क और भी बहुत सारे कुछ। तो ये सब जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हुआ, ये सब क्या किया गया, एक रॉ प्रोडक्ट जो कि मिल्क था उसे मैन्युफैक्चर किया गया और उसका वैल्यू ज़्यादा ऐड हो गया। पनीर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ओके, इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना। अब आप खेत से जो भी कुछ डायरेक्टली उगा उसको प्रोसेस करके आप उसको एक चीज़ में चेंज कर दो, जैसे कि आटा का वेरिएशन, फिर उससे पॉपकॉर्न तक जाओ, फिर आप एक माइनिंग करके जो आपके पास ओर्स आते हैं उससे आप स्टील बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर स्टील से कितने जगह पे यूज़ होता है। तो ये जो मैन्यु बीच में रॉ मटेरियल्स को जो वैल्यू ऐड करना ना, यही है सेकेंडरी सेक्टर वाले का काम। ठीक है, अब आते हैं हम टर्सरी सेक्टर पे, तृतीय अर्थव्यवस्था में। उनका क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के मामले में सबसे बड़ा योगदान देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इसका कंट्रीब्यूशन ना जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसमें लोग बहुत कम इन्वॉल्व है पर आउटपुट थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 23% लोगों को रोजगार देती है, पर कंट्रीब्यूशन के मामले में जाओगे ना तो ये 52 या 48 to 52 के अराउंड ये रोजगार देती है, मतलब कंट्रीब्यूशन देती है जीडीपी में। तो आप सोच सकते हो कितना परसेंटेज है, एकदम अपोजिट टू एग्रीकल्चर है ना। टर्सरी सेक्टर क्या है ना, ये बहुत ये ऐसा काम है जो कि प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो कि हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये दोनों है, एक तो प्रोडक्शन प्लस एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम। इसका माने क्या हुआ, देखिए पहले गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ। आप पैसे लेकर दुकान में जाते हो, आप पैसे के बदले उससे कुछ सामान खरीदते हो, वो आपको कुछ सामान देता है जो फिजिकल हो, जो दिखता है। जैसे आप ब्रेड खरीदने के लिए गए, उसको 10 रुपीज दिया आपको, उसने 10 रुपीज का एक लॉफ ऑफ ब्रेड थमा दिया, आप उसको लेकर आए, खाए, वो हो गया गुड्स। अब सर्विसेज क्या हुआ ना, जैसे कि आप किसी ट्यूशन मास्टर के पास जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देते हो पढ़ाने के लिए, पर उसके बदले में वो आपको क्या देता है, अपनी सर्विसेज देता है। आपको वो कुछ एक सामान नहीं उठा के देता कि ओ लो 10 रुपए, तुमने 100 रुपए ट्यूशन फीस भरा तो 100 रुपए ट्यूशन फीस का ये कुर्सी तुम्हारी भी, जो उसको घर लेकर जाओ। ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ज्ञान देते हैं जो आपको वहाँ बैठ के अपने दिमाग के अंदर डालना होता है। जैसे कि भी मेरे मेरे केस में लो, मैं भी क्या कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रही, मतलब आपको कुछ दे तो नहीं रही बदले में, बस ज्ञान दे रही हूँ। ओके, इसमें बहुत सारे जॉब्स इन्वॉल्व है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, पुलिस हो गए, ये सब अपनी सर्विस देती है। ठीक है, पुलिस के पास आप कंप्लेन करने जाओगे तो उसके बदले में वो आपको क्या देगी, सर्विसेज देगी, मतलब प्रोटेक्शन देगी अगर आपको कुछ चीज़ के लेकर जाओगे। लॉयर के पास जाओगे कुछ फीस लेकर कि मेरे केस लड़ दो, तो उसके बदले में आपको जज का ऑर्डर ऑर्डर करने वाला तो नहीं दे देगी, या बोलेगी तो नहीं कि आप ये फाइल लेकर घर चले जाओ। उसके बदले में आपको न्याय दिलाएगी, आपके लिए लड़ेगी, अपनी सर्विसेज देगी। उसी तरह डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके पैसे के बदले वो आपको आपका इलाज करके देगी, तो वो भी सर्विसेज में काउंट होगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप खुद अपने घर पे जाकर देखो कि आपके घर के लोग किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, कौन से लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कौन से लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कौन टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। अब घर जाओ और ढेर अपने आसपास आस पड़ोस के घर के लोगों को देखो कौन किस सेक्टर में इन्वॉल्व है और कमेंट में करो, तो देखते हैं सबसे ज्यादा किस सेक्टर के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। ओके, अब काम के आधार पे दो सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलेंगे,
ऐसा सेक्टर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब है ना वो फिक्स्ड और रेगुलर है, और एम्प्लॉय को एश्योर्ड किया जाता है कि आपको ये काम करना है, इतने घंटे करना है। इनफैक्ट आपको, अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट भी मिलेगी। आपको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है उसमें। जैसे कि किस तरह के जॉब? गवर्नमेंट जॉब हो गए, या फिर रजिस्टर इंडस्ट्रियल वर्कर, जैसे कि अडानी या रिलायंस में या टाटा में आप बड़े बड़े पोस्ट पे हो, तो वो आपको जॉब सिक्योरिटी देती है। ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ये एक छोटा अनस्कैटर्ड यूनिट है, जो ज़्यादातर ना गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता कि आपको इतने उम, दिन काम करना है या इतने बजे आकर काम करना है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई रेगुलेरिटी नहीं है, इनफैक्ट पेमेंट भी कम है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलती वर्कर को। जैसे कि आप खुद ही देख लो, अगर आप कहीं पे आपको जॉब लगती है तो आपको एक टाइम फिक्स रहेगा कि 10 बजे आपको जानी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर आप रहते कि चलो, आप 10 बजे जानी है ऑफिस, आपको अटेंड करना है, अटेंडेंस मेंटेन करना है, आपको छुट्टी के लिए पहले एप्लीकेशन देना है, आपको सब एक प्रोसेस में करना है। पर वहीं अगर आपके पास खेत है या दुकान है, आपको जाना है 10 बजे, अगर आपका मूड नहीं है जाने का, तो आप क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं ना, चलो आज 10 बजे नहीं जाकर 11 बजे जाता हूँ या 12 बजे, या नहीं ही जाता हूँ, आज मूड ही नहीं है, आज बस घर पे मजे से सो के मस्त खाना पीना खा के मूवी देख के सोता हूँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल। वो कर सकते हैं। मजाक था, मेरा मतलब टीवी देख के सो सकते हैं, या फिर अपने अपना एंटरटेनमेंट करके सो सकते हैं। जाना नहीं जाना इज नॉट कंपलसरी, किसी को आपको इन्फॉर्म भी उतना नहीं करना है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हो तो, ऐसे अगर लो पेड वाले जॉब में आप काम करते हो और आप इन्फॉर्म नहीं करते हो अपने बॉस को, तो आप अगले दिन फायर्ड हो जाओगे। तो उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे जॉब में कौन कौन से एग्जाम्पल है देखो, शॉपकीपिंग है, फार्मिंग है, डोमेस्टिक वर्क्स है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्किंग वर्क है, आप खुद ही देख सकते हो। एग्जाम्पल अपने आसपास देखो, पता करो कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है। अपनी रियल लाइफ को जितने अच्छे से एग्जामिन करोगे ना, आपको हर चीज़ का आंसर उतनी अच्छे से मिल जाएगी। तो मेरा बस एक ही एडवाइस है ना, जब आप कुछ पढ़ते हो तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, ताकि आप उस चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से अपने अंदर डालो, जो कभी ना निकले। अब पढ़ते हैं ऑनरशिप के आधार पे। इसमें दो है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। साफ है बात से। प्राइवेट मतलब जिसका कि पूरा के पूरा कंट्रोल एक पर्सन पे हो, एक कंपनी पे हो, जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं हो, उसका काम बस प्रॉफिट कमा के देना हो, उसको सोशल सर्विस से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पर वेरएज पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसको प्रॉफिट के साथ सोशल सर्विस भी देना पड़ता है, उसको लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे कि हॉस्पिटल ले लो, अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना के दिया है और आपसे बहुत कम चार्ज करती है, 5 रुपए 10 रुपए, जब आप जाते हो हॉस्पिटल में कुछ दिखाने के लिए। मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल अगर देख लो, तो वहाँ पे फीस 500 300 ऐसे रहती है, 1000। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े बीमारी और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो और ज़्यादा रहते होंगे। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों खोला? ताकि हर लोगों को जा सके हॉस्पिटल में, कोई वंचित ना रह जाए, सिर्फ पैसे की कमी के कारण अपने इलाज ना करा पाए, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना हॉस्पिटल खोला। पर प्राइवेट सेक्टर को क्या मतलब है? उन्हें बस पैसे बनाने हैं, वो बस प्रॉफिट देखेगी। पर कोई तो हो जो सोशल सर्विस भी करे, लोगों को देखे, क्योंकि सबको लेकर चलना है ना, तो वो काम गवर्नमेंट करती है। ठीक है, वो रेगुलेट करती है, नियम बनाती है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर में, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, एनएमडीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एफसीआई हो गया, आईओसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल।
इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जैसे कि सीपीएसई है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% या ज़्यादा है, उसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलेंगे। कुछ है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो भी गवर्नमेंट का शेयर होता है ना, 51% या उससे ज़्यादा होगा तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगी, अदरवाइज वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होगी। ठीक है। अभी 3 टाइप के सीपीएसपी है, जैसे कि महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। महारत्ना में टोटल 11 है, 11 पीएसयू है। नवरत्ना में 13 है। और मिनी रत्ना में 2 है, मिनी रत्ना 1 एंड मिनी रत्ना 2। मिनी रत्ना 1 में 64 कंपनीज है लिस्टेड, वहीं पे मिनी रत्ना 2 में 12 कंपनी लिस्टेड है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको भी कवर कर दूंगी। एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि लोग वो कभी कभी बीच में न्यूज़ आया था 2020 14 में या 15 में, गवर्नमेंट ने लाल किले को गिरवी रख दिया या फिर गवर्नमेंट में रेलवे को प्राइवेट कर रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट क्या करी है ना, कुछ पोस्ट को प्राइवेट को दे रही है, जो वो खुद मैनेज नहीं कर पा रही है, जो हैंडल नहीं कर पा रही है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में साफ सफाई बहुत अच्छे से रहता है, आपको पता है, आपने कभी सर्विसेज इंजॉय किया होगा। आप कभी कोई प्राइवेट बैंक जाओ और वहीं पे आप कोई गवर्नमेंट बैंक जाओ, जब आप प्राइवेट बैंक जाओगे ना, आपको थोड़े थोड़े देर में जूस ला कर देंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। पर जब आप पब्लिक सेक्टर बैंक जाओगे ना, वहाँ लाइन में घंटों लगे रहोगे, आपका काम हो रहा है, टोकन मिला हुआ है, टाइम लगेगा, ऊपर से वो बोलेंगे अभी लंच टाइम है, थोड़ी देर बाद आना। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में ना ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए कुछ काम को गति से करने के लिए, सही गति से करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट कर दिया। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह की देख रख रखाव, उसको उसमें ध्यान करना, उसको अच्छे से पेंटिंग वेंटिंग करते रहना, उसको उसका रख रखाव अच्छे से करना कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। और उसके आसपास साफ सफाई, फिर बाथरूम, टॉयलेट ये बनाना, ताकि हमारा मॉन्यूमेंट के आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लीन और हाइजीनिक रहे, इसके लिए वो पीपीपी मॉडल पे चल रही है। सिमिलरली रेलवे में आ जाओ, तो रेलवे के अंदर जो गार्ड होते हैं, गार्ड मनी मतलब जो अटेंडेंट होते हैं ना मेनली, तो वो लोग प्राइवेट पे हैं। फिर जो आपके बड़े बड़े एलईडी टीवी पे जो डिस्प्ले करते रहते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। तो वो सब सब कुछ कुछ चीज़ें जो पीपीपी मॉडल पे चल रही है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। अब ना लास्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है? पहले सेक्टर्स में जाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, टर्सरी में 2 सेक्टर और आगे डिवाइड होते हैं, एक क्वाटनरी, एक क्विनरी। बता दूं, शायद कभी क्वेश्चंस आ जाए इसीलिए। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई ना, कॉलर का जॉब, जैसे रेड कॉलर जॉब, ये ज्यादातर क्या होता है ना, प्राइमरी सेक्टर के लोग जो काम इंगेज रहते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ज़्यादातर नेचर के साथ बाहर रहता है, इसीलिए बाहर में काम करते हैं ज़्यादातर। धूप गर्मी, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, फिशिंग वगैरह हो गया, तो उन लोगों का हो गया रेड कॉलर जॉब। ठीक है। उस तरह सेकेंडरी में जो काम करते हैं ना, उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। फिर टर्शरी सेक्टर में जो काम करते हैं ना, उनको वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। सिमिलरली क्वाटनरी, क्विनरी, क्विनरी में जो होते हैं वो गोल्ड कॉलर जॉब होते हैं। ये जॉब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वगैरह में जो डिसीजन देते हैं ना, डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, बड़े बड़े चीज इंस्टीट्यूट में या बड़े कंपनी में, या फिर गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल के डिप्लोमेट्स होते हैं, वो लोग होते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है। क्वाटनरी हो गया कि जो डॉक्टर्स है, टीचर्स है, ये सब टर्शरी का ही एडवांस वर्जन है, उसी के अंदर आते हैं। तो क्वेटनरी में टीचर्स जॉब की जॉब हो गई। उसके बाद आपकी कंसल्टेंसी हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो होते हैं, आईटी सेक्टर में होते हैं, जो फिनेंशियल प्लानर होते हैं, वो सब क्वाटनरी में आ जाएंगे।
उसी तरह ना और 2-3 कलर है, जैसे कि पिंक कलर जॉब पता है क्या होता है? वो ना मेड के लिए होता है या नर्स के लिए, या सारे टाइप के वो काम जिसमें ज़्यादातर महिलाएँ रहती हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गए और भी इस टाइप के काम, ये सब बहुत ही लो पेड इनकम है। लो पेड इनकम जॉब है जिसमें कि ज़्यादातर महिलाओं को देखा गया है। ठीक? फिर ग्रे कॉलर जॉब क्या होता है पता है? जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी जो काम करते हैं ना, वो उस तरह के जॉब को ग्रे कॉलर जॉब बोलते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो काम डॉक्टर्स होते हैं, उनको पता होता है रिटायरमेंट के बाद भी कोई आते हैं तो वो अपना काम कर लेते हैं। जब तक वो है तब तक वो सजेशन डिसीजन अपना छोटा सा क्लिनिक साइड में चलाते रहते हैं, क्योंकि उनका एक एक एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। आईटी प्रोफेशनल्स हो गए। ग्रीन कॉलर किसको बोलते हैं? ग्रीन कॉलर उनको बोलते हैं जो रेन्यूएबल रिसोर्सेस में काम करते हैं, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, जो ग्रीन पीस के लिए काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को ग्रीन कॉलर, ऐसे जॉब्स को ग्रीन कॉलर जॉब्स बोलते हैं और लोगों को ग्रीन कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। ओपन कॉलर क्या हुआ? जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं भाया इंटरनेट, उसको बोलते हैं ओपन कॉलर, जो आपने लॉकडाउन में खूब सुना होगा और आज भी फेमस है। जब भी आपको किसी इंजीनियर से पूछो आप कर क्या रहे हो भाई, तो आजकल नया टर्म है ना, बोलते हैं अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम होम। बहुत कोई का लॉकडाउन खत्म, कोविड के बाद भी बहुत कोई अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। किसी को सुनो आप कर क्या रहे हो भाई, मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कभी कभी कि ये नया अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कि शायद कर भी रहे हो या मैक्सिमम ना भी कर रहे हो, पर एटलीस्ट बोलना तो बनता है ना। या फिर कोई आंटियां परेशान कर रही है, बेटा अभी तक नौकरी नहीं हुआ, तो उनको बोलो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आप एक ओपन कॉलर वर्कर हो। दो क्वेश्चन साथ में अवॉइड कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इस क्लास को ख़त्म करूंगी। होप आपको ये क्लास पसंद आया हो। और भी इंटरेस्टिंग क्लास को बनाने के लिए मैं मुझे आपका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान चाहिए, ताकि आप थोड़ा चैनल को शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो। चैनल न्यू है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं है। मैं कुछ मोटिवेट फील करूँ ताकि मैं आगे और भी बहुत सारी क्लासेस, ऐसे लाना तो मुझे पूरा जेएसएससी का ही है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का, वो तो मैं लाकर ही रहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, आप कमेंट ज़रूर करो ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पे चेंजेस करना है, कहाँ मैं ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो हो गई, या मुझे कहाँ हिंदी इंग्लिश यूज़ करना है, ये सब आप मुझे बता सकते हो। मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।